तो देखिएगा, सबसे पहला डेरिवेशन जो कि आपके कक्षा 12 में जब आप लोग आते हो तो सबसे पहला डेरिवेशन यही मिलता है। काफी सर लोग आपको क्लास में ही डेरिवेशन करा देते हैं जब चैप्टर को पढ़ाते हैं। तो ये मेरा फितरत यह है कि मैं डेरिवेशन आपको अलग से कराता हूं और उसमें हर एक वैरायटी आप क्वेश्चन को बना के दिखाता हूं कि हाँ एग्जाम में इस तरह से भी इस डेरिवेशन को पूछ लेता है। जिससे सबसे पहला डेरिवेशन आप सभी लोगों के सामने है, आप इसे पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्या क्वेश्चन, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी दिशा में अत्यंत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है यहाँ पे, अच्छी दिशा में। इस शब्द से कुछ समझ में आ रहा है? बताओ अच्छी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? अच्छी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर स्थित r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते। अक्ष पर, ये शब्द जानना, अक्ष पर, यहां पे शब्द जानना, अच्छी रेखा, यहां पे अच्छी दिशा में। यहां पे देखो अच्छी दिशा है, यहां पे अक्ष रेखा है और यहां पे अक्ष पे। सेम क्वेश्चन को इस तरह से एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ देता है। कभी कभी क्या होता है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों बताया था ना, पर में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको यह पता है कि क्या पता है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव होता है, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, आपको ये पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है इसमें दो कंडीशन होता है। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव के दो कंडीशन होता है। एक तो होता है इस तरह से कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मैंने क्लास में भी बताया था, इसी का आप निगमन करने जा रहे हैं। एक होता है यहाँ पे माइनस क्यू, एक होता है यहाँ पे प्लस क्यू। इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष का मतलब समझ रहे हो, इस तरह से डॉट डॉट। अक्ष का मतलब ये होता है कि इसके लाइन में ही कोई बिंदु यहां पे हो, इसे अच्छी स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छी स्थिति कहते हैं, स्थिति कहते हैं, या फिर अक्ष पर कहते हैं। और इसी के जस्ट ऊपर कोई पी बिंदु यहां पे हो, इसे कहते हैं नीरज। नीरज कहते हैं, नीरज कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं, स्थिति। यह है अच्छी स्थिति, यह है निरक्षीय स्थिति, है ना। तो इन दोनों पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने फार्मूला आप लोगों को बता रखा है। जिसको भी याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक साथ सभी का देख लूंगा। ठीक है, क्या होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इज इक्वल टू 2kp अपान आर क्यूब। इज इक्वल टू 2kp अपान आर क्यूब होता है। क्या होता है? इज इक्वल टू 2kp अपान आर क्यूब, है ना। इज इक्वल टू 2kp अपान आर क्यूब होता है। और निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इज इक्वल टू kp अपान आर क्यूब। दोनों पॉइंट समझ लेना। अच्छी स्थिति में 2kp अपान आर क्यूब होता है, निरक्षित स्थिति में kp अपान आर क्यूब होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, इन दोनों को हमें प्रूव करना है। और आपको पता है कि जहां, क्या पता है, जहां k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब भी कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब भी लिख सकते हैं। बुक में ऐसे ही लिखा मिलता, लेकिन शॉर्टकट के लिए, याद कराने के लिए आपको मैं इस टाइप से बताता। बुक में ऐसे ही लिखा हुआ पाएंगे आप लोग, किसी भी बुक को लेंगे तो ऐसे ही। बुक का काम होता है कि आपको दिखाना, लेकिन एक टीचर का काम होता है चीजों को आसान करके समझाना। ठीक है, तो इसको मैं इस टाइप से भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है।
ये E इज इक्वल टू 2kp अपान r क्यूब, ये निरक्षी स्थिति में हो गया। और अच्छी स्थिति वाले को कैसे लिखते हैं? E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r, इस तरह से लिखते हैं। अच्छी स्थिति को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद करने के लिए आसानी है कि 2kp अपान r की वाले को याद करो, ये आसान पड़ता है आपको याद करने में, ठीक है। है ना, ठीक है। r क्यूब होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग अच्छी स्थिति का प्रूफ करेंगे, फिर निरक्षी स्थिति का, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने हेडिंग डाल दिया। देखो हम क्या करने वाले हैं, बहुत आसान काम करने वाले हैं। यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ध्यान से समझना सभी लोग, एक बार में समझ में आना चाहिए, है ना। ये है क्या? वैद्युत द्विध्रुव ए, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है ना, ये क्या? इनके बीच की दूरी 2l है, और इनका मध्य बिंदु क्या है? O है। इनका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से, इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कहां से? O से R दूरी पर, कितना दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु कहां पे? निरक्ष में स्थित है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान देना, हम लोग क्या यहां पे ध्यान है, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, जो कि अच्छी स्थिति में। आप लिखना चाहें तो स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। माना एक वैद्युत, देखो लिखना जरूरी इसलिए कि एग्जाम में लिखोगे नहीं तो नंबर पूरा नहीं मिलता है। वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसका मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु O है, से O है, क्या लिखना? O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं पहली बार लिखवा रहा हूं, आगे के क्वेश्चन में नहीं लिखवाऊंगा। एक बार सीख लो, तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग इस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू, वो भी माइनस क्यू हो जाएगा, अपान R स्क्वायर, यानी A से लेकर इस P तक की दूरी, यहां पर क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा, AP हो जाएगा, AP का स्क्वायर। हमने क्या किया? इस माइनस क्यू के कारण P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया, है ना, है ना, है ना। क्या हो जाएगा? K माइनस क्यू अपान AP स्क्वायर हो जाए। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। AP क्यों लिखा? क्योंकि इस
माइनस क्यू से इस बिंदु की दूरी क्या है? देखो यहां से ए से लेकर पी तक की दूरी, ये देखो मेरा हाथ जहां से जहां तक रखा, ये एपी है। मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये दूरी है। देखो यहाँ पे मेरे पास तो देखो ये दूरी है आपका, ये दूरी जो है जो ब्लिंक करा, ये दूरी क्या है? एपी है, ए से पी तक की दूरी हो। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र जो ये है, ये इसकी दिशा इधर होगी ना, माइनस क्यू की साइड होगी। मैंने आपको बताया था प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या, क्यू के आवेश की दूर तरफ और इधर होती है, ये इसको माने E1। ठीक है, इधर माइनस क्यू की तरफ होगी। ठीक है, दूसरा काम करेंगे। अब प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बहुत आसान है, आप देखना, अगर स्टार्टिंग से समझोगे तभी समझ में आएगा, बीच क्लास में जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको E2 मानते हैं, इसको E1 मानते हैं, है ना? तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, E2। सर ये ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था माइनस क्यू होता है तो इसके साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ऐसे होती है। मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हर चीज का रीजन होता है। प्लस क्यू होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके दूर के साइड में होता है, तरह से हो, है ना, है ना? ठीक है, मैंने बताया था आपको, तो प्लस क्यू है इसलिए इसके दूर की तरफ इसकी E2 की दिशा हो जाएगी। एक बार में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जो डाउट होगा उसको हमसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्लस E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? K प्लस क्यू रखेंगे यहाँ पे अपान बीच की दूरी, बी से पी तक की दूरी, बीपी का स्क्वायर, E2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि एपी और बीपी का मान ज्ञात करना है। एपी और बीपी का मान ज्ञात करना है ना? चलो एपी इज इक्वल टू ज्ञात करते हैं। लिखना है यहाँ पे चित्र से एपी का मान ज्ञात करेंगे, बीपी का मान ज्ञात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इसको मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एपी की दूरी क्या है? एपी की दूरी क्या है भाई? अब बताओ मुझे, क्या हम इसकी पूरी लंबाई 2l है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा, फिर रोओगे। इसको हम लोग इसकी आधी लंबाई l और इधर की लंबाई l लिख सकते हैं क्या? ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, आधा आधा दोनों जोड़ के 2l हो जाए। अब हमें पूरी दूरी ज्ञात करना है, या एपी की दूरी। एपी की दूरी का मतलब ये रेड वाला जो ब्लिंक कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी ज्ञात करना। मतलब यहां से O से लेकर P तक की दूरी R है और इधर A से लेकर O तक की दूरी L है। तो क्या हो जाएगा? दूरी क्या हो जाएगा बताओ? दूरी क्या हो जाएगा? AP की दूरी ये R और ये L। देखो यहां से O से लेकर P तक की दूरी R है और A से लेकर O तक की दूरी L है, तो क्या हो जाएगा? L प्लस R हो जाएगा। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, AP की दूरी इज इक्वल टू A से O जाएंगे प्लस O से P जाएंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो देखो, हमें OP जाना है, डायरेक्ट मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले A से, ये पॉइंट A है, A से O जाएंगे फिर O से P जाएंगे। A से O तक की दूरी क्या है? L है और O से P तक की दूरी R है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ? L प्लस R। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। अब बीपी की दूरी ज्ञात करेंगे, ध्यान देना बीपी पे। देखो बीपी का मतलब क्या है? देखो ये O है और ये B है, B से P तक की दूरी ज्ञात करना है, मतलब हमें ये दूरी ज्ञात करना है, ये वाला दूरी ज्ञात करना है। क्या करें? देखो यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या है? यहां से यहां तक की पूरी दूरी R है। अगर इसमें से ये वाली दूरी घटा दें, यल वाली दूरी घटा दें, तभी तो यही बचेगा। घटाने के बाद यही बचेगा। अगर इसमें से R में से यल वाला घटा दें तो यही बचेगा। मतलब कि हम क्या करें? B से P निकालना है, BP निकालना है, तो OP में से OP में से OB को घटा दें, है ना? क्या हो जाएगा? OP में से OB को घटा दें, मतलब OP की दूरी कितना था बताओ? R था।
है ना, आर में से यल को घटा दे, तभी तो हो जाएगी। ये देखो ओ से पी में से ओ बी को घटा दिया तो क्या बी से पी बचा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा आर माइनस यल, ठीक है, आर माइनस यल हो जाएगा। और ऊपर क्या हो गया था यहां पे क्या हो गया था बताओ, बहुत आसान था, आर प्लस यल हो गया था, यहां पे आर माइनस यल। अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान हो गया इसके आगे की कहानी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 तथा 2 में एपी तथा बीपी का मान रखने, समीकरण नंबर 2 में 1 और 2 में एपी बीपी का मान रखेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 है क्या, ई के माइनस क्यू अपान एपी स्क्वायर है। एपी का वैल्यू क्या आया बताओ, एपी का वैल्यू तो आर प्लस यल आया, तो ई समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो ई1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू अपान एपी का स्क्वायर मतलब आर प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ई टू इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे आपका के माइनस नहीं प्लस क्यू है, प्लस क्यू अपान बीपी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा के प्लस क्यू अपान बीपी का स्क्वायर मतलब बताओ आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब कक्षा 10 की बातें याद करो, कक्षा 7 और 8 की बातें याद करो तो ये क्वेश्चन लग जाएगी। कक्षा 7 और 8 में आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए क्या पढ़ा था फार्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये पढ़ा था आपने। पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला पढ़ रखा है, ये दोनों फार्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा था, शायद पढ़ा था, है ना। ये फार्मूले का यूज होने वाला है, हम लोग निकालेंगे, ये दोनों फार्मूले का क्या होने वाला आगे यूज होने वाला है, इसलिए इन दोनों फार्मूलों को एडवांस में याद करके रख लो, है ना, इन दोनों फार्मूलों को एडवांस में याद करके रख लो, इन दोनों फार्मूले का यूज होने वाला है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो अब क्या लिखाएंगे हम लोग, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1 लिखेंगे, ठीक है। या क्यों लिखेंगे इसके चक्कर मत पड़ो, आगे समझ में आ जाएगा, अभी इतना समझ लो कि E2 माइनस E1 करेंगे। अब E2 यहां से इसको यहां से E2 का मान रखेंगे, E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, E2 का मान रखेंगे, E2 क्या है K Q अपान आर माइनस यल का स्क्वायर माइनस E1 में देखो ये माइनस क्यू नहीं लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे के क्यू अपान आर प्लस यल का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है बाबू, बहुत आसान हो गया काम हम लोगों का। देखो याद देखो ये भी है यहां पर, ये भी दोनों सेम में है, दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो E इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, के क्यू को बाहर निकाल दिया हमने 1 अपान आर माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस यल का स्क्वायर, ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल टू फाइनल लिखेंगे, के और क्यू दोनों ये कॉमन था, बाहर तो कर ही दिए हैं, ऊपर हो जाएगा आर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का स्क्वायर अपान नीचे हो जाएगा आर माइनस यल का स्क्वायर इंटू आर प्लस, देखो आर प्लस यल, देखो अब ये कुछ है ही नहीं, ये आपका जो आप देखने जा रहे हो, अब ये फिजिक्स नहीं है, मैथ है। बायोलॉजी वालों को दिक्कत होगा, बायोलॉजी वाले इस डेरिवेशन को 2 बार 3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा, मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूं, ये फिजिक्स नहीं मैथ है, ये बायोलॉजी वालों को केवल दिक्कत होगा, मैथ वालों को कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना, मैथ वालों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों को ये प्रूव करना है, यहां छोड़ देते मैथ वाले इसको ला देंगे आंसर इसका, बस बायोलॉजी वालों को दिक्कत होगा। तो बायोलॉजी वाले परेशान ना होना, इस टाइप की ये पहला डेरिवेशन चैप्टर 1 का है
और आगे भी डेरिवेशन इस टाइप के आएंगे, आपको याद हो जाएगा ये सब चीजें। अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी मोड़ी दिक्कत से भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है ना, है ना। इससे ये 5 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो हम लोग उठाते हैं इसी क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करना बस। इज इक्वल टू क्या आया था हम लोगों के यहाँ पे, के क्यू आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर आया था, अपान नीचे क्या था बताओ, आर प्लस यल का स्क्वायर आर माइनस यल का स्क्वायर, ये था, है ना, ये था। अब कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू ज्ञात करना हम लोगों को बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए, कौन सा सर, ये वाला, a प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। ये कक्षा 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे। बस इसी फार्मूले पर हम यहाँ ए प्लस बी इसको मानकर इसको ए माइनस बी मानकर प्रसार कर देंगे, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा, इसे ए प्लस बी मान के प्रसार करें तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 RL हो जाएगा, ठीक है। इसे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका ए माइनस बी प्रसार करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, अपान नीचे अभी इसी तरह से रहने दो, क्या, आर प्लस यल का स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में आर माइनस यल का स्क्वायर। अब देखो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े होगे, है ना, ठीक है। ये तो फार्मूला आप लोग कक्षा 10 उसमें पढ़े होगे और 7-8 में पढ़े होगे फार्मूला। इसी फार्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग। देखो कैसे करते हैं, इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, के पी के क्यू तो बाहर ही रहेगा, अंदर देखो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। सर ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये माइनस अंदर वाले का चिन्ह बदल देगा, यानी ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, नीचे देखो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ना, आर प्लस यल, दूसरे कोष्टक में आर माइनस यल, दोनों का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, ऐसे तो लिखना था मुझे, इस तरह से, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है बाबू, बहुत आसान है, इज इक्वल टू के क्यू। अब देखो कुछ लोग कटेंगे, यहाँ कटेगा कौन कौन, ध्यान देना, बिल्लू कटेगा, देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, यल स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2RL 2RL, ये जुड़कर क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या है, ए आर प्लस यल है, आर माइनस यल है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको भी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ बताओ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, हाँ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ, हाँ ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। चलो आगे चलते हैं, बहुत आसान काम है, अब सब कुछ हो चुका है। इज इक्वल टू आगे अगर हम लिखें तो के क्यू है ना 4RL अपान आर स्क्वायर प्लस यल, सॉरी आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर आर का वैल्यू, अगर आर का वैल्यू यल से क्या होता है, ये जो इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी है यल, यह यल जो है इस आर से बहुत ही छोटा होता है, अत्यंत सूक्ष्म दूरी होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे याद कर लो, ठीक है। यल का आर बड़ा होता है, यल बहुत ही छोटा होता है ना, बहुत ही छोटा होता है, मतलब फिर से मैं समझना, यहाँ पे आर बड़ा होता है, यल बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के क्यू, अब यहाँ पे ध्यान देना 4RL। अभी देखो नीचे वाले यल, ऊपर वाले यल को जीरो नहीं मानेंगे, नहीं तो पूरा जीरो हो जाएगा, नीचे वाले यल को हम लोग, नीचे वाले यल को निगलेक्ट मान के एकदम जीरो मान सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो, नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर E इज इक्वल टू दोबारा निकालेंगे तो के क्यू, और बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं
आर यल अपान आर पावर 4 हो जाएगा। अब देखो ये कटेगा, क्या कटेगा, ये इससे कट जाएगा, तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, ई का वैल्यू आ जाएगा के क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 4 यल अपान आर क्यूब हो जाएगा। इसके आगे मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, हमारे पास आया था ई का वैल्यू ई इज इक्वल टू के क्यू 4 यल अपान आर क्यूब आया था, ठीक है, ये आया था। अब आप लोग जानते हो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो यहां पे रखेंगे हम लोग E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां पर, K 2 बाहर निकाल लो, Q इंटू 2L लिख सकते हो, अपान आर क्यूब हो जाएगा। देखो अब क्या हो जाएगा, E का वैल्यू E इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करोगे, K 2Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को क्या लिखना है 2P लिख सकते हैं, अपान आर क्यूब लिख सकते हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से ये आपका मैक्सिमम वैल्यू प्रूफ हो जाएगा। और आप जानते हो कि के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग ई का वैल्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या, के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान था, अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो आसानी से समझ गए होंगे, अगर आप वहीं पे बायोलॉजी वाले होंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तब दिक्कत थोड़ा मोड़ा आपको हुआ होगा, है ना, है ना, है ना, तब थोड़ी मोड़ी आपको डाउट यहां पे होगा, सर नगर इसको यल को क्यों माना, क्योंकि ऐसा माना जाता, आप याद कर सकते हो। अब क्यों का मतलब समझाने लगेंगे तो वही बात ना, आर में से यल घटाना है, आर मतलब समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालना है, तो 1 लोटा पानी समुद्र से निकाल दोगे तो समुद्र को कोई प्रभाव थोड़ी नहीं पड़ेगा, इसलिए यल को 0 ही मान दिया हमने। इस समुद्र के आगे 1 लोटा पानी, यल का मान तो 0 ही मान दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना। ये यल को मैंने 0 मान दिया, जब यल को 0 मानेगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, आर पावर 4 कर देंगे, ऊपर वाला आर नीचे वाला आर से कट जाएगा। आप यल को 0 क्यों माना सर, ऊपर वाले यल को क्यों नहीं 0 माना, क्योंकि ऊपर वाले यल को 0 मानते ही पूरा 0 हो जाएगा, है ना, है ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया सर यहाँ पे, सर आपने जहां के क्यू कॉमन किया वहां से माइनस आपने भूल गया। देखो माइनस में समझने के लिए लिखवाया था, माइनस कोई मैंने लिखना का कोई उद्देश्य नहीं था। अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिखता तो आपके दिमाग में आता सर माइनस क्यू है, आपने प्लस क्यू क्यों ले लिया, माइनस समझने के लिए किया था। अगर आप माइनस भी रख के करेंगे तो लमसम वैल्यू आपका ये नहीं आएगा। देखो वैद्युत क्षेत्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है, बात समझना, और माइनस रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी। कभी वैद्युत क्षेत्र निगेटिव नहीं होती है, आवेश निगेटिव हो सकता है लेकिन वैद्युत क्षेत्र कभी निगेटिव नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस छोड़ दिया, है ना, ठीक है। अब एक बार मैं सभी से कहना चाहूंगा, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दूसरी बात देख लेना, दूसरी बात देख लेना। हमने यहाँ पे दिशा की बात नहीं की, दिशा की बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने इसके पहले ही आपको दिशा बता दिया था, दिशा बता दिया था कि अगर कोई माइनस क्यू आवेश होता है, मैंने पहले ही बता रखा था कि माइनस क्यू आवेश होता है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू से बाहर की ओर होती है। अरे सॉरी 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 सॉरी, इसका उल्टा होता है, ठीक है, माइनस क्यू की तरफ होती है, सरफेस के लंबवत माइनस क्यू की ओर होती है, ये मैंने बता रखा। यही वजह है कि इस माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र जो E1 है इसका दिशा इधर है। अगर यहीं पे प्लस क्यू आवेश में लेता तो प्लस क्यू लिया हूं तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होती है, यही वजह है कि E2 दूर की ओर है ना। कुछ बच्चों को डाउट, मैं पता नहीं इसमें से किसी को आ रहा है या नहीं आ रहा है, हो सकता है आगे से आए। मैंने देखा है पिछले साल एप्लीकेशन वालों को डाउट आता था सर यहाँ पे आर क्यूब कैसे आ गया, तो इसका वजह यह है कि देखो आर स्क्वायर के पावर स्क्वायर, आर पावर 4 है, आर पावर 4 ऊपर वाला आर कट जाएगा तो इसलिए आर क्यूब यहां से आ जाएगा, है ना। अब मैं सभी से कहना चाहूंगा बढ़िया से नोट कर लो, नोट कर लो, फिर एक डेरिवेशन और है उसे देखते हैं, एक डेरिवेशन का पूरे चैप्टर का डेरिवेशन देखना है मुझे, ठीक है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलेंगे, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने? अभी तक हमने पढ़ा था कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमने प्रूव भी किया था, इज इक्वल टू क्या होता है, ये 2p/r³ होता है। ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मान होता है इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो, kp/r³। इसे प्रूव करेंगे, इसको निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले निरक्षी स्थिति को समझेंगे। निरक्षी स्थिति होता क्या है आपको पता है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव बड़ा सा है, जिसकी लंबाई क्या है, 2l है। इससे केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R ज्ञात करनी है। तो K का वैल्यू क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपको मैंने बता रखा है, E इज इक्वल टू होता है kp/r³। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू kp/r³ होता है। ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बताओ, पता है ना, है ना, ये इतना तो पता है ना, इतना तो पता है kp/r³ होता है। बस आपको इसी को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, दोबारा अच्छे से समझना सभी लोग, दोबारा मतलब बढ़िया से समझना। देखो एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, ठीक है, घर से कहीं से खरीद कर लेकर आते हैं, इसको बहुत अच्छे से आराम से प्रूव करेंगे। थोड़ा सा टफ है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं ध्यान दोगे तो अब नहीं समझ में आएगा, तो आसानी से तो दोबारा देखना पड़ेगा आपको फिर से। इसकी लंबाई क्या है, 2l है। एक मिनट, लंबाई यहां ना लिख के, और इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु O है, और O से मतलब कि इधर भी यल है और इधर भी यल है, यही तो O का मतलब हो गया। और यहाँ पे दो आवेश रखा गया है, क्या, यहाँ पे -q आवेश रखा गया है इस बिंदु A पे, ठीक है, और ये बिंदु B है जहां पे +q आवेश रखा गया है, ठीक है। और इसका जो मध्य बिंदु है, यहां से r दूरी पर, यहां से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। क्या है, एक बिंदु, एक मिनट, क्या है, एक बिंदु क्या है, P स्थित है, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है ना, क्या स्थित है, एक बिंदु यहाँ पे P स्थित है, P, ठीक है। अब +q -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग इस बिंदु पे ज्ञात करेंगे। और आपको पता है कि कोई भी आवेश अगर +q होता है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q से दूर की तरफ होती है, ये आपको पता है ना? और कोई भी आवेश -q होता है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q की तरफ होती है, ये भी आपको पता है ना, ये दोनों चीजें पता है, सर आप ही ने तो बताया था, है ना, है ना, है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, यहां से +q है, यहां से इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि ये इसकी दिशा ये हो जाए, ये हो जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो इसको हमने येलो कलर से, वैद्युत क्षेत्र है, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, E2 इसे लिखो। और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो ऐसे हो जाएगी, और इसकी दिशा -q की तरफ होगी, E1। हो गया बात, सभी को समझ में आ गया इतना? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया नहीं आया समझ में, इतना आ गया ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से इसका अगर स्टेटमेंट कहीं लिखने के लिए पूछे तो आप इतना लिख देना कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, लिख देना इतना कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है ना, जिसके 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 मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु स्थित है।
स्थित है, पी बिंदु स्थित है, ठीक है। जहां पे हम लोग सीधे सीधे देखेंगे, अतः माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या होगी बताओ। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस क्यू से पी तक की दूरी एपी है, तो के क्यू अपान ए पी का स्क्वायर, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी माइनस नहीं होता है, ठीक है। ओके, आया यहां तक। इसी तरह से प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपान बीपी, यहां से देखो बी से पी तक की दूरी है ना, ये क्या हो जाएगा बीपी का स्क्वायर, ठीक है। बीपी का स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये मानेंगे। अब हमें एपी और बीपी का मान चाहिए, तो इस फिगर में से देखोगे ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ए बी पी में, ओ बी पी में क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो यहाँ पे क्या, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कड़ का स्क्वायर, ठीक है। अब लिखो, देखो भाई ध्यान से समझो, लंब क्या है यहाँ पे, लंब क्या है, लंब तो ये आर है ना, यही तो लंब है, लंब यही है ना, तो आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ये स्मॉल वाला यल का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू कड़ क्या है, कड़ ये बीपी है, बीपी का। अब देखो आपको बीपी स्क्वायर का मान चाहिए, बीपी स्क्वायर का मान यहाँ पे दे रखा है, आप यहां से रख सकते हो, या कुछ लोग कहेंगे सर बीपी का वैल्यू ज्ञात करो, बीपी का वैल्यू ज्ञात किया मैं तो अंडर रूट में आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू है बीपी का, है ना, ये बीपी का वैल्यू हो जाएगा। और सेम तरीके से अगर एपी का वैल्यू याद करोगे तो एपी का भी वैल्यू यही आएगा, एपी का भी वैल्यू वही आएगा, एपी का वैल्यू। देखो भाई ये सब मैथ है जो कि कक्षा 10 में पढ़ना चाहिए था, आप लोग 10 में तो घूम रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, घुमा रहे थे किसी को, है ना, सबके फ्रेंड होंगे मुझे पता है, गर्लफ्रेंड भी सबकी होंगे मुझे पता है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, एपी का वैल्यू हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कैसे निकाला, वही आधार का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आधार क्या यल हो जाएगा और कर लंब भी आर है, तो दोनों वही है ना, सेम है ना, सेम है तरीका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एपी और बीपी का मान रखेंगे, रखो यहाँ पे, है ना, देखो समीकरण 1 तथा 2 में एपी व बीपी का मान रखने पर E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपान एपी का स्क्वायर है, इसे हम लोग क्या करना है, के क्यू अपान एपी क्या है, यहाँ पे एपी है आपका, एपी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट में हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी तरह से सेम तरीके से अगर E2 का मान निकालेंगे तो E2 का वैल्यू आ जाएगा क्या,
के क्यू अपान बीपी का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बीपी का वैल्यू वहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान, इसका भी वैल्यू वही है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, वही वैल्यू है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, है ना, अंडर रूट हट जाएगा। हट जाने के बाद इसका वैल्यू आएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस, दोनों का दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों के दोनों वैल्यू आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सेम तरीके से मैंने यहाँ पे एपी और बीपी का वैल्यू निकाला, जो कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज से मुझे कर्ण का लंबाई ज्ञात करना है। कक्षा 7 में बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया जाता है, अब तुम लोग पढ़ नहीं आए हो। मैं कितना बार समझा दूं, पाइथागोरस प्रमेय मैंने लिख के बताया, कभी कोई नहीं बताएगा पाइथागोरस प्रमेय लिख के बताया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं, आ रहा है तो याद कर लो, नहीं आ रहा है तो, आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो रट लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दो वैद्युत क्षेत्र है ना, यहाँ पे दोनों वैद्युत क्षेत्र दो साइड में बल कार्य करेंगे, ठीक है। आ रहा तो ठीक है, देखो एक तो इस साइड में कार्य करता है दो, एक E1 cos थीटा कार्य करता है और E2 का भी E2 cos थीटा कार्य करता है, और E2 का एक ऊपर की तरफ साइन वाला वियोजन कार्य करता है E2 साइन थीटा, और इसके नीचे की तरफ E1 का कार्य करता है E1 साइन थीटा। ये वियोजन होता है, इस तरह से कार्य करता है, इसके बीच में का कोणजोड़ थीटा है, ठीक है। E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे की विपरीत दिशा में, इसलिए कट जाएंगे, और जो परिणामी वैल्यू होगा E2 cos थीटा और E1 cos थीटा से होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, नहीं है तो याद कर लो, लिखेंगे यहां पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा, देखो जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का वैल्यू निकालोगे तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाए, है ना। तो E का वैल्यू निकालोगे, E1 cos थीटा, E1 का वैल्यू क्या है बताओ, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है cos थीटा, प्लस E2 का वैल्यू क्या है, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है cos थीटा, निकालेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बाबू, एकदम आसान काम है, कक्षा 10-11 वाली चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। जब दोनों को जोड़ोगे तो E का वैल्यू आके आ जाएगा यहाँ पे क्या, इज इक्वल टू 2 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर cos थीटा। अब देखो भाई कुछ नहीं करना है, यहां से cos थीटा का वैल्यू निकालना है। cos थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार क्या, आधार तो ये यल है, आधार क्या है यल लिख दिया मैंने, और कर्ण क्या है, ये ए बी है, ए बी बीपी है, कर्ण यहाँ पे आप बीपी लिख दो। आधार यहाँ पे यल नहीं है, एक तरह से आप देखोगे आधार जो है क्या है, आधार क्या है, आधार क्या है ओ बी है, और कर्ण क्या है बीपी है, इसको लिख दो। फिर cos थीटा का दोबारा वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे ए बटे के आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या यहाँ पे है बताओ, आधार क्या है ओ बी है, जिसका वैल्यू क्या है यल है, अपान कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण ये है आपका क्या है कर्ण, अंडर रूट या आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये कर्ण, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। यानी cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग। cos थीटा का वैल्यू क्या आया था, E इज इक्वल टू cos थीटा का वैल्यू को 2 के क्यू, cos थीटा का वैल्यू यल अपान रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आया था, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर रहे। बाबू बहुत आसान काम करने जा रहे हैं हम लोग। cos थीटा कहां से आया, cos थीटा देखो यहां से आया है, कुछ लोगों के डाउट है देखो इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो दो वैद्युत क्षेत्र इधर कार्य करता है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। इसे याद कर लो, अगर नहीं आ रहा है याद कर लो, अभी रट लो कि हाँ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होता है, दोनों जोड़ लो, रट लो इसे बाबू, नहीं आ रहा है एक बार में तो, ठीक है। अब यहां से E का वैल्यू ज्ञात करोगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, 2 के क्यू यल अपान, देखो जब कभी भी ए का गुणा, यहां पे मैं समझा रहा हूं, ए का गुणा रूट ए से कराया जाता है तो इसमें क्या होता है, ए के पावर 1 होता है और रूट ए के पावर 1/2 होता है।
जब गुणा होता है तो ए के पावर क्या होता है 3/2 है ना। तो यहाँ पे क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे एक जगह आर प्लस यल है तो यहाँ पे आर प्लस यल, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2 हो। अब देखो ध्यान से, आपका जो आर है ना ये बहुत ही अधिक है यल से, इसलिए यल को हम मानेंगे लगभग 0 के बराबर। ठीक है, लगभग 0 के बराबर मानेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाए क्या 2k/q/यल अपान आर स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि यल के यहाँ 0 मान दिया मैंने। लो फिर कुछ लोग कहेंगे सर कैसे लिख दिया आपने, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2 हो जाएगा। अब 0 के खत्म, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k/q/यल, यल के यहाँ 0 मान दिया हमने, आर के पावर 3/2। अब ये सब मैथ है, फिजिक्स नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सब क्या है मैथ है, फिजिक्स नहीं है। अब मैं यहाँ पे आगे की काम कर रहा हूँ। देखो वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ बताओ 2k/q/यल अपान क्या, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, अपान आर स्क्वायर का 3/2 ये है, अपान आर के पावर 3 आर स्क्वायर के 3/2 हो जाए। अब देखो ये यहाँ पे बहुत आसानी से समझना, ये 2 से कट जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k/q/यल अपान आर के पावर 3 आ जाए। ठीक है, अब देखो आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग पढ़े हो, मैं बताया भी हूँ। आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है बताओ, Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। Q क्या है यहाँ पे, Q तो Q है, 2L के यहाँ P रख देंगे, Q इंटू 2L, इसको लिख सकते हैं P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, E के यहाँ पे लिख सकते हैं ना बाबू, E के यहाँ लिख सकते हैं ना Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ये देखो भाई दिखा रहा हूँ, L है Q है और 2 है, तो इसके यहाँ पे हम लोग Q2 P रख सकते हैं ना, P रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा K हो जाएगा, इसके यहाँ पे P लिख दें अपान R³ हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है ना। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाती है। यहाँ पे K का वैल्यू हम लोग क्या 1/4πε0 K का वैल्यू रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइनल क्या हो जाएगा 1/4πε0 P/R³। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइनल हो जाएगी। ठीक है, यही तो प्रूव करना है ना। मेहनत 2 बार लगी, मैंने बेहतरीन तरीके से आपको एक एक पॉइंट करके समझाया है। अभी भी नहीं आया तो आप एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, हम्म हम्म है ना, जो पूरा अच्छे से पढ़ा होगा शुरुआत से उसको समझ में आ रहा होगा, फिर चैप्टर का जो देखा होगा लेक्चर, जो चैप्टर लेक्चर नहीं देखा होगा उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, बीच से भूल गया होगा तब पर भी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो ये समझने वाली बात है। पहला डेरिवेशन है आप लोगों के लिए, मैंने बोला ही था कि चैप्टर 1 के 2-3 डेरिवेशन, जो कि ये पहला डेरिवेशन है, मस्ट डेरिवेशन था। हो गया, ठीक है, मैंने इसको पूरा करा दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखो नेक्स्ट डेरिवेशन ये हम लोग करेंगे गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई की एक आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तो ध्यान देना, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा था। देखिए आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, गॉस का प्रमेय एक समान लंबे तार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस तरह से, यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के समतल चालक प्लेट के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो प्लेट वाला, एक तो लंबे तार वाला। इन दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आता है। मैंने दोनों क्वेश्चन के पूछने का फॉर्म भी आपको दिखा दिया।
है ना, है ना। इसका भी फॉर्म दिखा दिया और इसका भी फॉर्म दिखा दिया। इसमें से दोनों में से कोई ना कोई आता है, हालांकि ये दूसरा है ये दूसरा है। इसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू, हम लोग निकाले थे के 2 लैम्डा अपान आर आया था, ये आता है। इसका जब निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 2 सिग्मा, सिग्मा अपान 2 अपसालन नॉट आता है। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों प्रूव करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रूव करना जरूरी है। करा दें। चलिए इसमें से एक और करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं। क्या? गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए सभी लोग, तो दोनों इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, दोनों पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है, कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। हम लोग दोनों करेंगे, बढ़िया से समझ के करेंगे, है ना, है ना। तो चला जाए, स्टार्ट किया जाए, बताओ। बताओ, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर इसको डेरिवेट करते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, आओ। हम मानते हैं कि एक लंबा आवेशित तार है, ये लंबा आवेशित तार है, लंबा आवेशित तार है, ये लंबा आवेशित तार है। तार हरा कलर का होता है सर जी? नहीं, कोई भी कलर ले लो बाबू, हमने तो हरा ले लिया। इस तार पे प्लस 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 आवेश है। आप प्लस क्यों लेते हो सर हमेशा? क्योंकि जिंदगी में हमेशा धनात्मक रहना चाहिए, ऋणात्मक कभी नहीं होना चाहिए, ये है ना। देखो, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। कहाँ पे? इस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी, और इसके बीच की दूरी क्या है? आर दूरी है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो, कभी भी हम लोग गॉस का प्रमेय यूज करेंगे तो इसमें हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, है ना। क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, है ना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। देखिए, क्या हो रहा है मेरे साथ बाबू? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम क्या करवा रहे हो? इस तरह से गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ इसे कहा जाता है ना। पृष्ठ खींचते हैं जिसपे कि वह बिंदु उपस्थित हो जाए, जैसे जिसपे कि यह बिंदु जो है आपका उपस्थित हो जाए, इस तरह से इस बिंदु से मिलाते हुए लोग क्या करते हैं? ये गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसको ऐसे होना चाहिए, तो बिंदु चलो इधर कर, है ना। तरीके से गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं ना। इस गॉसियन पृष्ठ में यह बिंदु पी माने हुए, ठीक है। इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या आर है, इस तरह से खींचते हैं। ठीक है, और है ना। ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब यहां पे लिखेंगे, माना तार की लंबाई क्या है? यल है ना। और है ना, तार की लंबाई क्या हमने माना? माना तार की लंबाई यल है, और आवेशित आवेशित तार से आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी, जहां पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। गॉसियन पृष्ठ माना क्या है, एक क्या एक आवेशित दूरी से r दूरी पर बिंदु P दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इसे कहते हैं गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ है, इसको हम लोग खींचते हैं। अब कुछ नहीं करना बाबू, आपको पता है रेखीय आवेश घनत्व, क्या क्लास में पढ़ाया गया था आपको, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्या फार्मूला, क्यू अपान यल फार्मूला। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, क्यू अपान यल होता है ना, क्यू अपान यल फार्मूला होता है, आपको ये पता होना, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और आप लोग जानते हैं कि गॉस के नियम से, गॉस का और नहीं छोड़ो, गॉस का नियम अभी रहने दो, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ मानते हैं, पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल डीए मान लेते हैं, ठीक है, डीए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड लगेगी, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से दूर की साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू फार्मूला लिख देते हैं, डी फाई इक्वल लिखते हैं, छोटा सा ले रहे हैं, पहले छोटा सा लेंगे फिर समाकलन करके बड़ा कर देंगे, यही क्रिया करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी फाई इक्वल टू छोटा से क्या ई डॉट डी ए, छोटा वाला क्षेत्रफल cos थीटा। अब देखो ध्यान से देख, समझना बात, समझना सभी लोग, देखो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रट लेना। देखो हमेशा इसका लंबवत पृष्ठ लेंगे तो लंबवत पृष्ठ ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लंबवत पृष्ठ इधर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर, दोनों सेम दिशा में, तो डी और ए के बीच का कोण थीटा कितना बनेगा, डी और ए के बीच का कोण थीटा 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यही है और क्षेत्रफल का भी दिशा यही है, दोनों का दिशा सेम है, लंबवत तो इधर है, तो दोनों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या थीटा 0 बनेगा। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 यहाँ पे रखेंगे, तो डी फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए cos 0 का मान 1 होता है, तो इसको हटा देंगे, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करना है, दोनों पक्षों की तरफ का समाकलन करना है, समाकलन करने। समाकलन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें तो पूरा का चाहिए ना, हम तो अभी इतने का निकाल रहे थे, अब पूरा का निकालने के लिए हमें समाकलन कर देना होगा। समाकलन डी फाई करेंगे तो फाई हो जाएगा, समाकलन ई डी ए करेंगे तो ई डी ए हो जाएगा। आगे देखिए समाकलन किया कैसे जाता है, समाकलन डी फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए लिखेंगे, समाकलन ई डी ए, ठीक है। अब देखो समाकलन डी फाई का फाई हो जाएगा, समाकलन ई का नहीं होता क्योंकि ई कांस्टेंट होता है, जिसको समाकलन नहीं आता वो रट ले, जिसको नहीं आता वो रट ले, और समाकलन होगा डी ए का समाकलन। और डीए का समाकलन का मतलब इस पूरे जो बेलनाकार पृष्ठ बना है, जो कि गॉसियन पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल या आयतन, तो इसका क्या होता है आयतन बताओ, इसकी लंबाई यल हो, ये लंबाई यल है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई यल है, ठीक है, और त्रिज्या आर है, तो क्या हो जाएगा इसका आयतन, ए का वैल्यू क्या, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर यल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाई का वैल्यू ई इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे 2 पाई आर यल। सर क्यों लिखा आपने, क्योंकि इसका वैल्यू ही होता है 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल। सर कैसे पता आपको, हमने पढ़ा था, हमने याद किया था, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, याद कर लो, सीधी सी बात है। नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ी मोड़ी चीजें याद करोगे, आगे आती जाएंगी, दो इस टाइप की चीजें अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो गॉस के नियम से, गॉस के नियम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान अपसालन नॉट होता है, यानी कुल आवेश का अपसालन नॉट गुना होता है। तो हम लोग ये फाई, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, तो समीकरण 1 में फाई का वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू रखो, क्यू अपान अपसालन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर यल लिखेंगे, ई 2 पाई आर यल, ठीक है। ई देखो फाई की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दिया,
फाई की जगह पे गॉस का प्रमेय यूज करके ये वैल्यू हमने फाई की जगह पे रख दिया। बात समझना, फाई की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दिया। अरे यार ये क्या हो गया, फाई की जगह पे ये वैल्यू फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये फाई की जगह पे वैल्यू रख दिया हमने, है ना। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई 2 पाई आर एल है। अभी आपने पढ़ा कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आपने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, क्यू अपान यल पढ़ा। तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या, लैम्डा यल हो जाएगा। तो इस क्यू का मान, ये क्यू इक्वल टू जो लैम्डा यल आया है, ये मान इसमें रखो, यहाँ पे ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो लैम्डा के यहाँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा यल अपान क्या एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई। अब मुझे तो समझ में आ रहा है, पता ना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि यह यल से कट जाएगा, यह यल इस यल से कट जाएगा, और यहां से वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है, ई इज इक्वल टू, और यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पे लैम्डा बचेगा अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बचेगा ई 2 पाई बचेगा, है ना। तो यहाँ से ई का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई का वैल्यू उधर लेते आएंगे, ये आपको प्रूव करना था। ये तो होता है वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है ना, एप्सिलॉन नॉट, और एक यहाँ पे आर छूट रहा, आर और आर यहाँ, ठीक है, आए समझ में। ई कांस्टेंट है, तो ट्रिक क्या है आपका, कुछ नहीं करना, बस आपको यही सब करना जो मैंने बताया। अभी आपको हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, तो इस टाइप का डेरिवेशन चादर वाला भी जो कि आगे हम लोग करेंगे, वहां पे और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे चीजें आपको ये आपके दिमाग के यूज टू हो जाएगा। स्टार्टिंग का पहला चैप्टर, आप पहले चैप्टर का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कर रहे हो, तो हो सकता है थोड़ी मोड़ी आपको समझ में ना आए, तो इससे घबराना मत कि पहला चैप्टर नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, ज्यादा समय लग रहा है सर। अरे धरता है यार। अच्छा ये बताओ, कबूतर खराश सीखने में कितना समय लगा था आपको, साल भर लग गया था, तब वो क ख ग लिखने में दिक्कत होती थी, खींच खींच के मास्टर मारता था गाड़ी पे, सही हो जाते थे, है ना। यही था ना आप लोगों का। तो ये तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री है, थोड़ा सा लेट होगा। हाँ जब एक बार समझ में आ जाएगा, चीजें आपको ट्यूनिंग आ जाएगी दिमाग में कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको अपने आप आगे की डेरिवेशन होने लगेंगे, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अरे हमने ई को छोड़कर 2 पाई आर के नीचे लेते आया, ई अकेले छोड़ा क्योंकि मेरे वैद्युत क्षेत्र आया निकाल, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ठीक है ना। नोट कर लो सभी लोग फटाफट इसे। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये सेकेंड नहीं थर्ड डेरिवेशन था इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट था। आप अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वगैरह को देखोगे तो ये मिलेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला कि हो सकता है आपको कम समझ में आए, इसका वजह एक ही हो सकता है कि आपने पीछे का नहीं पढ़ा, 11th 10th में मजे लिए हो इसलिए। लेकिन टेंशन नहीं लेना, आगे धीरे धीरे आते आते समझ में आ जाएगा। शुरुआत में दर्द होता है, कोई दवा दी जाती है शरीर को, है ना, ऑपरेशन किया जाता है आपके सही होने के लिए किया जाता है, शुरुआत में दर्द होता है, धीरे धीरे ऑपरेशन से दर्द सही हो जाता है और आप सही हो जाते हैं, ऑपरेशन भी सही हो जाता है, चीजें आपकी रोग भी सही हो जाता है। तो अभी रोग को हम तुरंत इलाज किए हैं तो दर्द हो रहा है थोड़ा मोड़ा, टेंशन ना लेना, धीरे धीरे चीजें रेगुलर हो जाएंगी तो दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, जिसको भी बेहतरीन तरीके से डेली लाइव क्लासेस के साथ में पढ़ना है, नोट्स आपको टाइपिस्ट मिलेगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ये सब चीजें जो है आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर पूरी चीजें आपको मिल रहा है। आपको डेली क्लासेस हो रही है, लाइव डाउट क्लास हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, कंप्लीट सिलेबस की थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में तैयारी कराई जा रही है। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे आप कॉल करके और जानकारी भी ले सकते हैं। हो सकता है आप लोगों का कॉल एक बार में ना रिसीव तो हो, तो परेशान ना होना आप लोग, ठीक है। एक बार 2 बार 3 बार कॉल कर लेना, ठीक है। हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं नहीं ना, इसकी वजह से कॉल रिसीव नहीं हो सकता।
परेशान मत हो, ठीक है। कॉल कर लेना, क्योंकि पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। छोटी सी फीस में आपके सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन कराई जाए, आप कर सकते हैं। बहुत ही मन से, बहुत ही लगन के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में, आपको कहीं भी ऑफलाइन में उतना मेहनत नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हालांकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। हमने इसको कर लिया है ना, गॉस का प्रमेय वाला प्रूव कर लिया। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थिर विद्युतकी में गॉस का प्रमेय लिखिए, गॉस का प्रमेय लिखना है। तो इसका उपयोग करते हुए एक समान अनंत चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत आवेशी चालक प्लेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप ये जानते हो कि कोई चादर होता है, ये चादर होता है कोई, है ना। इस चादर पे धनावेश 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 है, तो इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बताओ। आप लोगों ने पढ़ रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू, मैंने बताया था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, इसी को सिद्ध करना है ना। इसी को हमें प्रूफ करना है, इसी को हमें सिद्ध करना है ना। इसी को हमें प्रूफ करना है और इसी को हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए यहां पे, ध्यान दीजिए। देखो भाई, ये चाय हमने लिया है, ठीक है, यहां पे रखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि एक हमारे पास ये आवेशित चादर है, जिस पर क्या है, खूब सारा धनावेश है। ठीक है, खूब सारा धनावेश है। इस चादर के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि हमने यहां पे निकाल कर आपको दिखाया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये याद करने वाली चीज है, लेकिन फिर भी इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए मान लेते हैं ये चादर क्या है, इस चादर का नाम पी क्यू आर एस है ना। इस चादर का नाम क्या है, पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस है। इस चादर का नाम क्या है, पी क्यू आर एस है ना। इस चादर पर हम क्या करेंगे, माना एक चालक चादर है, एक आवेशित चालक चादर है। ये कैसी चादर है, आवेशित चालक चादर है, समतल आवेशित चालक चालक चादर है, ये हमने माना इसको, ठीक है ना। इस चालक चादर पर हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। सर गॉसियन पृष्ठ कैसे खींचेंगे, आपकी ऐसी मर्जी, बिल्कुल हमारी मर्जी, हम खींच देंगे इसी पे। ये एक मिनट, ये है आपका गॉसियन पृष्ठ ना। इस चालक चादर पे हमने क्या खींच दिया, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। गॉसियन पृष्ठ इसलिए खींचा जाता ताकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर सके। अभी बच्चे हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, लेकिन चीजों को समझोगे तो आ जाएगा, है ना। अभी छोटे बच्चे हो आप, है ना। तो हम लोग क्या मानेंगे, यहां पे लिखना है तो लिख दीजिए 2 लाइन कि माना, क्या 2 लाइन लिखिए, माना एक आवेशित। देखिए ये यहां पे, देखिए ये कैसे लिखने को पता चलता, कहां से लिखते हैं हम लोग, देखो यहां से लिखते हैं स्पष्ट रूप से कि गॉस के प्रमेय का यूज करते हुए आवेश वाली अनंत चालक आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे पूछी ना, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना एक आवेशित आवेशित चालक
आवेशित चालक चादर, आवेशित चादर, आवेशित चादर क्या है? पी क्यू आर एस है। ये देखो पी क्यू आर एस आवेशित चादर है, ये हम लोग लिखेंगे। आवेशित चादर क्या है? पी क्यू आर एस है ना। ये हम लोग क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे। इसके आगे क्या लिखेंगे, कुछ आइडिया है आप लोगों को? हाँ, कुछ आइडिया है इसके आगे क्या लिखेंगे, बताओ। पृष्ठ का, इस पृष्ठ का यहां पे इसके आगे लिखेंगे आवेशित, आवेशित चालक चादर की पृष्ठ जो है, पृष्ठ घनत्व क्या है? देखो मैं आपको वो शब्द लिखा नहीं, अपने मन से जो लिखना लिख सकते हो, लेकिन सोच समझ के। घनत्व क्या है? माना सिग्मा है। इसका आवेशित पृष्ठ घनत्व क्या, हमने मान लिया कि आवेशित पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। और इस चादर से, इस चादर के केंद्र ओ से आर दूरी पर, कितना दूरी पर? आर दूरी पर, है ना। यहां से आर दूरी पर, आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, है ना। इस चालक चादर से आर दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु ओ है ना। इस चालक चादर से आर दूरी पर दो बिंदु है, ये आपका ओ है, ये ओ डैश है। यहां पे क्या ज्ञात करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये भी लिखोगे, चालक चादर से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, है ना, बात यहां तक समझ में आई? हमने कुछ अलग से नहीं लिखा है, वही लिखा है जो आपने समझा है ना? जो आपने समझा है हमने वही लिखा है। और देखो बुक में देखोगे तो बहुत सारी कहानी लिखी होती है। एग्जामिनर को आपकी कहानी से मतलब नहीं होती है। जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी पहले चैप्टर का डेरिवेशन कर रहे हो, तो ऐसा बहुत सारा मिलेगा। तो आपको मेन रूप से मैथमेटिकली चीजों को याद रखना है, समझना है। बाकी ये तो आगे चल के इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि खुद से लिखने लगोगे, खुद से लिखने लगोगे। इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको थ्योरी पे फोकस नहीं करके मैथमेटिकल चीजों पे ले जा रहा हूं। पहले आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता दीजिए कि इतना समझ में आ गया है। धनावेशी चादर भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आवेशी चादर या धनावेशी चादर कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो कुछ भी नहीं करना है बाबू, बहुत आसान सी कहानी है। हमें ये जानेंगे कि देखो, एक तो इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की क्षेत्र देखो, ये प्लस आवेश है, और आपको मैंने बता रखा कोई धनावेश होता है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है। इस कंसेप्ट को मैंने आपको बता रखा है ना। ऋणावेश होता है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश के कारण ऋणावेश की तरफ होती है, ये मैंने आपको बता रखा। तो यहाँ पे धनावेश की दूर हो जाएगी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाएगी। और इसी बिंदु पे इसका क्षेत्रफल घनत्व, क्योंकि ये लंबवत, क्षेत्रफल घनत्व भी लंबवत, ये हो जाएगा टीए। इसी तरह से इस साइड भी निकालेंगे हम लोग, इस साइड भी आपकी वैद्युत क्षेत्र ई इधर हो जाएगी और डीए इधर हो जाएगा। इस साइड भी वही काम होगा, ठीक है। तो हमें इतना लाएंगे। ये देखो बात समझ में आया? तो इसको हम उठा के इधर करें, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो इधर, इस साइड वाला। देखो अब समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो सकता है चीजें आपको थोड़ा मिस कर रही हूँ, फिर से मैं कर देता हूँ इसको
साफ साफ कर देता हूं। यहाँ पे ओ है, ये पॉइंट का नाम ओ है, और यहाँ वाले पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ओ डैश, ठीक है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर रहेगी, और क्षेत्रफल घनत्व भी जस्ट इसके लंबवत डीए इधर रहेगा, है ना। ऐसा कहानी है पूरा। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की इस दूरी पर, आर दूरी पर वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो कुछ नहीं करना है बाबू, बहुत आसान काम है और आसानी तरीके से इसे कर सकते हो, कोई भी कुछ अलग कहानी नहीं करनी है। देखो यहां से ई इस साइड वैद्युत क्षेत्र और उधर उस साइड है, तो बिंदु ओ तथा ओ डैश पर वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, फाई, हम डी फाई लेते हैं, डी फाई इज इक्वल टू, देखो वो वाले बिंदु पे लिखेंगे तो समाकलन ई डॉट डी हो जाएगा, प्लस करेंगे ओ डैश वाले बिंदु पे निकालेंगे तो वो भी समाकलन ई डॉट डी हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, अरे बताओ पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, पढ़ रखे हैं सर जी, पढ़ रखे हैं। कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम आसान काम। देखो अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, का समाकलन करेंगे, जो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इधर का भी समाकलन करेंगे, डी फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी ए। अब देखो मैथ वाले कर लिए होंगे समाकलन, बाय वाले दांत चियार होंगे, दांत चियार रहे होंगे, है ना, मैथ वाले समाकलन कर लिए होंगे। अब बायो वाले क्या कर रहे होंगे, दांत चियार रहेंगे करके, और दांत चियार वो भी रहे होंगे जो अभी अभी क्लास में आए होंगे करके। दांत चियारने से काम नहीं होगा, जाके पहले जो पढ़ाया गया उसको पढ़ो, है ना, बहुत मेहनत से पढ़ाया गया है, उसको पढ़ो। दांत चियारने से काम नहीं होगा, समाकलन ई डी ए और ई डी ए हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम आसान काम करना है। डी फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी ए, इसको दोबारा लिखता हूं, डी फाई का समाकलन इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी ए प्लस समाकलन ई डॉट। अब देखो कुछ नहीं करना, समाकलन डी ए डी फाई का समाकलन क्या होता है, फाई हो जाता है, और ई बाहर निकल जाएगा, समाकलन डी ए का ए हो जाएगा, प्लस ई बाहर निकल जाएगा और समाकलन डी ए का ए हो जाएगा। क्यों ई बाहर निकला, मैथ वालों को पता होगा, बायोलॉजी वाले इसे फटाफट रट लें, जरूरी नहीं है जानने की, है ना। ई हो जाएगा, अब देखो समाकलन डी ए का ए हो जाता है और समाकलन डी ए का ए हो जाता है, ई ए हो जाएगा, तो यहाँ फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पे लगाएंगे गॉस का नियम, गॉस के नियम से, गॉस का नियम लगाएंगे तो गॉस के नियम से समाकलन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान अपसालन नॉट होता है ना, कुल आवेश बटे अपसालन नॉट, ये तो होता है। तो यहां पे रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में ये फाई का वैल्यू जो है, ये जो फाई का वैल्यू है यहां पे रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, क्या रखेंगे यहाँ पे, फाई की जगह पे क्यू अपान अपसालन नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू 2e हो जाएगा। अब बहुत आसान हो गया एकदम, कहानी खत्म हो गई, कहानी क्लोज। क्यू अपान अपसालन नॉट इज इक्वल टू 2e, यहां से ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2e इज इक्वल टू क्यू अपान अपसालन नॉट लिख सकते हैं। यहां से अगर ई इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 2 अपसालन नॉट ए, ठीक है। देखो आप लोग जानते हो लिखना, यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं, क्या जानते हो, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है, क्या सिग्मा इज इक्वल टू होता है, क्यू अपान ए। अच्छा सर जी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए,
समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना सिग्मा। अब देखो यहाँ पे ये Q अपान ए दिखाई दे रहा है ना, इस Q अपान ए के जगह पे हम लोग यहाँ से इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, सीधी सिद्धम हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। कुछ कठिन तो नहीं था ना, है ना, है ना? अरे कुछ तो कठिन नहीं था ना, एकदम आसानी से तो प्रूफ हो ही गया, है ना। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस ये चादर माना, इधर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है भाई, कोई चादर ऐसे है, एरो उत्पन्न कर सकता है, एरो उत्पन्न कर सकता है, इधर उधर दोनों वाला निकाल के जोड़ दिया मैंने, हो गया। कुछ नहीं था, शुरुआत वाले पर्चे को तो एक बार में समझ में आ गया, मुझे तो लग ही रहा है। आप लोग फटाफट इसे नोट करिए, हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। एक डेरिवेशन लिखिएगा जो कि बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसका टाइपिंग नहीं हो पाई है, कोई नहीं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन ये, गॉस गॉस का प्रमेय लिखिए, गॉस का प्रमेय लिखिए, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा, नहीं ऐसा नहीं, गॉस के प्रमेय को, गॉस के प्रमेय को परिभाषित परिभाषित कीजिए तथा, गॉस के प्रमेय को परिभाषित कीजिए तथा गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गॉस का प्रमेय को आपको परिभाषित करना और इन्हीं के इस प्रमेय को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये भी बहुत मतलब ट्रेंडम क्वेश्चन नहीं, बहुत धनाकेदार क्वेश्चन है। हमें लगता है कि इस साल पूछा जाएगा क्योंकि पिछले सालों में ये नहीं पूछा गया है कई सालों से, ठीक है। और जब भी पूछा जाता है 5 नंबर में पूछा जाता है ना। है ना, जब भी पूछा जाता है 5 नंबर में पूछा जाता है, कितना, 5 नंबर में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन को इंक्लूड कर देता है। पहले तो ये कहता है गॉस के प्रमेय को परिभाषित कीजिए तथा गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए, दोनों क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले हम लोग गॉस गॉस का प्रमेय लिखेंगे। गॉस ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे गॉस, ठीक है, गॉस नहीं होता, गॉस होता है, ठीक है। मुझे हिंदी थोड़ा कम आती है ना, तो पहले गॉस का प्रमेय लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। अच्छा, किसी को आता है गॉस का प्रमेय? मैंने तो क्लास में पढ़ाया था, मैंने बताया था क्लास में, किसी बंद, आप पूरा लिखिए, गॉस के प्रमेय, गॉस के प्रमेय, गॉस के अनुसार लिखो, अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बंद पृष्ठ में
उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता। ये हमने ये मतलब गॉस के प्रमेय को लिखा। ये हमने गॉस का प्रमेय लिखा। इसमें इसके अनुसार क्या होता है ना, जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, कुल आवेश का अपसालन नॉट गुना होता। कभी भी एग्जाम में आए तो इसी तरह से लिखा करो, यानी कुल आवेश सिग्मा क्यू लिखा जाता का अपसालन नॉट गुना। इस तरह से आपका ये गॉस का प्रमेय हो गया। अरे आया, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये गॉस का प्रमेय हमने लिखा, लेकिन बात गॉस की प्रमेय के लिए बंद नहीं होती है। अब हमें इसे प्रूफ भी करना है। हमें इसे क्या करना है, प्रूफ भी करना है, इसे सिद्ध भी करना कि इतना ही होता है। कैसे करेंगे सिद्ध, तो यहां ध्यान देना। हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, इस तरह से। देखो, हो सकता है बायोलॉजी वालों को थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन समझ में आए चाहे ना आए, एग्जाम में आता तो इसे रट लिया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, है ना, समझ में तो गर्लफ्रेंड के नुस्खे भी नहीं आते हैं। जो गर्लफ्रेंड होती है उसकी बहाने भी समझ में नहीं आता, फिर भी उसको झेलते हो ना आप लोग लेके, वही काम समझ लीजिए। समझ में आए चाहे ना आए, इसे तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो, केंद्र पर एक आवेश रखा गया है। इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये है ना, ये है ना? हम लोग मानते हैं इस आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स, उसी को हमें ज्ञात करना है। तो पूरा ज्ञात कौन करने जाएगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा ज्ञात करेंगे, है ना। पूरा कौन याद करेगा, पहले हम लोग ये छोटा सा याद करेंगे। यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे इस आवेश कार वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो जाएगा E, और इस आवेश कार जो वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल सदिश डी ये हो जाएगा, और बीच का कोण जो है ये हो जाएगा थीटा। अब कौन ज्ञात करने जा रहा है पूरा, हम इतना डीए का बात ज्ञात करेंगे और उसका समाकलन कर देंगे, पूरा आ जाएगा। उसका समाकलन कर देंगे, पूरा आ जाएगा। तो हम लोग मानते हैं एक, माना एक क्या है, माना एक आवेश है। हम लोग क्या मानेंगे, स्टेटमेंट लिखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस बताओ। यहां पे लिखेंगे माना इसको केंद्र ओ मान लीजिए, केंद्र ओ मान लीजिए। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश मानो। ठीक है, प्लस क्यू आवेश, आपको वो ऋणात्मक नहीं सोचा जाता, ऋणात्मक लिया भी नहीं जाता। माना प्लस क्यू आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश है ओ पर किसी पृष्ठ के क्या करे हो, ध्यान दो इधर आप लोग, यार बातें क्यों करते हो, फालतू की बातें। ध्यान नहीं दोगे, बाद में कहोगे दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया। ये गलत बात है ना आप लोग। हम्म, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम मानते हैं कि प्लस क्यू आवेश इस एक पृष्ठ के केंद्र ओ पे रखा गया है। प्लस क्यू आवेश इस पृष्ठ के केंद्र ओ पे रखा गया है ना। ओ से आर दूरी पर, इसको दूरी मानो आर, आर दूरी मानो, ये दूरी आर मानो, चलो ये दूरी आर मानो। ये आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, इसको पी बिंदु मानो, जहां पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। हालांकि ज्ञात करना है पूरे पृष्ठ के लिए, लेकिन हमें हमें इस छोटे से पृष्ठ को हम लोग ज्ञात करेंगे, उसका समाकलन कर देंगे, पूरा आ जाएगा। मैथ वाले तो यही करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं जनता को। थोड़ा सा ज्ञात करते हैं सरकारी आदमी की तरह, फिर उसका समाकलन कर देते हैं, पूरा हो जाता है ना, पूरा हो जाता है। वही काम करेंगे हम लोग ना। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए माना, लिखिए माना, माना माना एक क्या, माना प्लस क्यू आवेश पृष्ठ में
ओ बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश जो है पृष्ठ के ओ बिंदु पर स्थित है ना, ना, है ना। और पी बिंदु से ओ से आर दूरी पर पी बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ए लेते हैं, डीए लेते हैं, डीए लेते हैं, क्षेत्रफल क्या लेते हैं, डीए लेते हैं या डीएस, इसको क्षेत्रफल को डीए मानो या डीए ये है ना। अतः वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई जो कि वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ, ई डी ए cos थीटा। आपको ये फार्मूला हमने बताया था, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए cos थीटा हो जाएगा। ये तो फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है ना, बताओ भाई, ये तो फार्मूला हमने ऑलरेडी बता रखा है, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, है ना। हमने कुछ नहीं माना, हमने यहाँ पे प्लस क्यू आवेश माना, इससे आर दूरी पर यहाँ पे पी बिंदु माना, इस पी बिंदु पर इस प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगा। मैंने कई बार बता चुका हूं, कोई भी धनावेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होता है। और इस बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऑलरेडी मैंने ये भी बता रखा, मैंने मोबाइल का एग्जांपल देके बताया था कि कोई भी पृष्ठ होता है उसके जस्ट लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है, तो इस बिंदु पर जो क्षेत्रफल सदिश जस्ट इसके लंबवत हो पाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और आप लोग जानते हो प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है पता आपको, आपको ये फार्मूला पढ़े हैं, पहले मैंने पढ़ाया है करीब दूसरे तीसरे लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र में, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर, जहां पे के का वैल्यू क्या होता है, जहां पे के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अब ये के ई का वैल्यू इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, है ना, लिखना है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में ई का मान रखने पर और रखते हैं, ये क्या रखेंगे, क्या हो जाएगा, ई का मान यहां पे रखो, ये ई का वैल्यूआ जो है, ये ई का जो वैल्यूआ है, ये इस ई का वैल्यूआ उठा के इसी में रखो ना, ई के यहां और रखते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू के क्यू अपान आर स्क्वायर ई डी ए cos थीटा, ये हो जाए। अब देखो हम लोग इसे इस तरह से लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू, ये डी फाई है, छुटका वाला फाई डी फाई इज इक्वल टू, हम लोग इस तरह से भी इसे लिखा जाता है, के क्यू डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। अब आपको एक बात बता रहा हूं, याद कर लेना, देखो हमने क्या किया, आर को इधर रखा, ठीक है, डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा होता है। तो ये कैसे पता आपको, मैं कह रहा हूं मेरे को भी नहीं पता है, हमने याद किया, आप भी याद कर लो, है ना, आप भी याद कर लो इसे कि डी ए cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। और इसे समीकरण नंबर 2 मानकर इस डी ए cos थीटा, ये जो ओमेगा इज इक्वल टू डी ए cos थीटा, इसको रख दो इसमें, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, तब हो जाए क्या, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू और यहाँ पे हो जाएगा डी ओमेगा। अब बहुत आसान हो गया, एकदम आसान हो गया, एकदम आसान वाले काम हो गया, अब कुछ करना होना है नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो अब क्या करेंगे, समाकलन करने पर क्या करेंगे, समाकलन करने, जब समाकलन इसका करेंगे
तभी तो पूरा गोला का आएगा। पहले एक का बिंदु का आया था, पूरे गोले का ज्ञात करने के लिए इसका क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। बात समझना, छोटी सी गोले का ज्ञात किए थे, पूरा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, इसका समाकलन करना पड़ेगा। पूरे गोले छोटा से ज्ञात किए थे, पूरा गोला ज्ञात करने के लिए समाकलन ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक ईंट है आपके पास, पूरा मकान प्राप्त करने के लिए हमें उस ईंट का समाकलन करेंगे तो पूरा मकान बन जाएगा। कैसे बनेगा, जादू हो जाएगा, ईंट से दीवार बनेगा, दीवार से ऊपर छत लगेगी और मकान बन जाएगा, वही काम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ईंट है, इस ईंट का समाकलन करेंगे। समाकलन कैसे किया जाता है, मैथ वालों से जाके पूछ लेना, बायोलॉजी वालों अगर होंगे आप लोग तो, क्योंकि बायोलॉजी वालों को दिक्कत होगा और दिक्कत होना भी चाहिए क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है, और क्योंकि मैथ पढ़ना चाहिए यार, मैथ एक जिंदा सब्जेक्ट है ना। अब इसका समाकलन करेंगे, है ना, ये समाकलन करेंगे। जब समाकलन करेंगे डी फाई का तो समाकलन फाई हो जाएगा, और के क्यू पता नहीं क्यों बाहर निकल जाता, हमें समझ में नहीं आता है ना, ये केवल मैथ वालों को समझ में आता है। अब मैथ से पढ़ा हूं, मुझे पता है के क्यू नियतांक है इसलिए बाहर निकला है, लेकिन बायोलॉजी वालों को समझ में नहीं आता के क्यू क्यों बाहर निकला है। भाई नियतांक है, कुछ लोगों के लिए स्पेशल सुविधा होता है, वीआईपी लोग हैं ये लोग, समाकलन से जस्ट बाहर निकल जाते हैं, है ना, समाकलन के जस्ट बाहर निकल जाते हैं, ये वीआईपी लोग हैं। और समाकलन डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई होता है, ये 4 पाई का जो वैल्यू होता है इसको उठा के हम लोग यहां पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू के क्यू, और यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं, आप जानते हो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे के यहाँ पे रख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू के की जगह पे रख दो, है ना, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और 4 पाई यहाँ पे है। ये 4 पाई जो है, ये 4 पाई से कट जाएगा, है ना, और बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा क्या यहाँ पे बताओ, बचेगा वही जो मंजूर खुदा होगा ना, बचेगा वही। तो फाइव इक्वल टू क्या बचेगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाइव इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बचा, यही वैद्युत क्षेत्र, यही तो गॉस का नियम है, यही तो गॉस का नियम है जो कि प्रूफ हो गया, जो क्या, जो गॉस का प्रमेय है। बहुत आसान था, है ना, कुछ नहीं करना था, है ना, क्यू आवेश रहेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि गॉस का प्रमेय है ना। आ गया, आप नोट करिए फटाफट, हम लोग चलते हैं आगे की ओर, है ना, पहले नोट कीजिए सभी लोग, हो गया यह पृष्ठ, चलिए अगला लिखिए सभी लोग, हो गया सभी का। एक लास्ट डेरिवेशन है आप सभी लोगों के लिए जो कि बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा पढ़ाऊं, है ना। डेरिवेशन क्या है, बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए, है ना। देखिए बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, का व्यंजक प्राप्त कीजिए। का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है,
इस वैद्युत क्षेत्र का दिशा मान लो ये है ई, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पे कार्य, इसके बीच का कोण अगर थीटा है तो कार्य करने वाला माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू, कार्य करने वाला प्लस क्यू माइनस क्यू, कार्य करने वाला बल लागू टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, या फिर टाउ इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, ये फार्मूला होता है। ये तो आपको पता ही है, इसमें बताने वाली और नहीं बताने वाली कोई चीज तो नहीं है ना, है ना। बताने और नहीं बताने वाली कोई फार्मूला कोई चीज तो है नहीं, इसी को हमें प्रूव करना है, इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, जैसे सब हुआ उसी तरह से ये भी हो जाएगा, रोने वाली बात थोड़ी ना है, जैसे स्कूल हुआ उसी तरह से ये भी हो जाएगा। हम लोग पहले वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, बहुत आसान है यार, जब गर्लफ्रेंड बना लेते हो आप लोग तो ये भी कर लोगे यार, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस जितनी रात तक उससे बात करते हो उतनी रात तक किसी को पढ़ाई किया करो, हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ये है आपका, ये वैद्युत द्विध्रुव है, और बड़ा कर देते, सभी के पास तो होगी एक आंखें। चलो, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थीटा है, और यहाँ पे है माइनस प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पे रखा गया माइनस क्यू आवेश। हेलो, ऊपर लिखो ये माइनस क्यू आवेश। तो माना अब इसको क्या, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है 2l लंबाई, इसकी लंबाई क्या है 2l, इसकी लंबाई है। एक कोण थीटा है, इसकी लंबाई 2l, की लंबाई क्या है 2l है, की लंबाई 2l है। कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना यार, अब कुछ ही नहीं करना यार। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, और ये भी है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ये भी है जो कि वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा के कोण पर रखी। आप लिखो माना वैद्य, यहाँ पे लिख सकते हो माना, देखो मैं लिख के क्यों दिखा रहा हूं, मैं नहीं भी लिखा हूं तब पर भी आपको लिख लेना चाहिए, लेकिन शुरुआत है ना, फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन करा रहा हूं, इसे लिखना पड़ रहा है, आगे के चैप्टर में नहीं लिखूंगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि क्या ई वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, ठीक है। अब देखो भैया, बहुत जो कि ई वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, या वैद्युत क्षेत्र ई है उसी में रखा गया है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l होता है ना, Q इंटू 2l होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या Q इंटू 2l होता है, ये तो आप लोग जानते हो। अब कुछ नहीं, देखो अलग अलग कहानी है। देखो आपको मैंने बताया था किसी भी आवेश पे कार्यरत बल का फार्मूला, क्या बताया था, अगर इस साइड में बल कार्य, देखो कोई आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, दिशा इधर, तो आवेश प्लस क्यू है, तो इस पे इधर की ओर बल कार्य करेगा, बल F क्या हो जाएगा QE हो जाएगा, ये तो मैंने बता रखा है। और माइनस क्यू है तो इस पे बल इधर की ओर कार्य करेगा, F इज इक्वल टू QE।
माइनस क्यू पे इधर कार्य करेगा, प्लस क्यू पे उधर कार्य करेगा। मैंने ये बता रखा था, ये अगर कोई रखा गया है ऐसे इसको मोड़ने की प्रयास करेगा। यहां पे दो बल लग रहे हैं, दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। जब दो बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो वहां पे एक बलयुग्म कार्य होता है। वह जो बलयुग्म होता है इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। समझना, यहां पे दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो इधर वाला कार्य कर रहा है, एक ये वाला। एक तो देखो ये वाला, एक तो देखो ये वाला बल कार्य कर रहा है, एक तो ये वाला बल कार्य कर रहा है, दूसरा बल ये वाला कार्य कर रहा है ना। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और दोनों इसको कहां लाने का प्रयास कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इस कंडीशन में क्या होता है, जब दो बल कार्य करे, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहे और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहे, तो वहां पे क्या कार्य करता है, बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म कार्य करता है और उस बलयुग्म का मान क्या होता है, जो बलयुग्म कार्य करता है। यहां पे लिखना हो तो लिख देना ना, यहां लिख दो, यहां पर दो बल, इसको लिख दो F2 लिख दो, इसको F1 लिख दो। दो बल बल F1 तथा F2 कार्य कर रहा, दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है, विपरीत तथा परिणाम समान है ना। अतः यहां पर एक बल युग्म उत्पन्न हो जाएगा, बल युग्म टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, बल युग्म टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू इन दोनों जो बल है इनके बीच का लंबवत दूरी, बल इंटू बल के मध्य की लंबवत, ये फार्मूला होता है कक्षा 11 का चीज है, लंबवत दूरी। ये फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू, यानी बल युग्म टाउ इज इक्वल टू बल इंटू बल के बीच की लंबवत दूरी। ये फार्मूला होता है जो कि कक्षा 11 में पढ़े हो आप लोग। ठीक है, बल यहां पे क्या है, बल यहां पे क्यू ही है। यहां पे बल क्या है, यहां पे स्पष्ट रूप से लिख सकते हो चित्र से, चित्र उधर बना है, चित्र से बल क्या है, बल F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या है, QE है। बल तो यही निकल के आया है, यहां पे F1 है F2 है, दोनों का बल QE है और इनके मध्य की लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं। इसके मध्य की लंबवत दूरी, देखो ये लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं। एक तो इसके क्रिया रेखा ये खींच दिया, ये क्रिया रेखा है, एक क्रिया रेखा, दूसरा क्रिया रेखा ये है, ये दोनों क्रिया रेखा बल का, यानी क्रिया रेखा मतलब किस रेखा पे कार्य करा। इसके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी हो तो हमें तो दिखाई दे रहा है यार, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, यही तो लंबवत दूरी है, यही तो लंबवत दूरी है। और इस लंबवत दूरी का मान देखो भाई, अब आ गया यहाँ पे मैथ बायोलॉजी वालों का बात अलग। बायोलॉजी वाले हो आप तो इसे याद कर लेना, मैथ वाले हो तो दिमाग लगा के इसे कर लेना। यहाँ पे देखो हमको ये सी बिंदु लिखते हैं, हमें BC की लंबाई चाहिए, यानी बल हो जाएगा, बल हो गया। अब बल के बीच की दूरी, यहाँ पे दूसरा क्या, बल के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे BC हो जाएगी। अब देखो इस BC का मतलब डैश डैश वाला मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे समझने वालों का कमेंट आ रहा है, BC जहां लिखता हूं MC जहां लिखता हूं उल्टा उल्टा कमेंट आने लगता है भाई, वो मत समझ लेना भाई ना। BC का मतलब ये दूरी है, यहाँ पे ये दूरी है, समझे। BC का मतलब क्या है, ये दूरी है ना।
अब देखो इस दूरी को कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत आसान है। ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा निकालेंगे तो क्या, लंब बटे कड़ होता है। लंब क्या है यहाँ पे, बीसी है, और कड़ क्या है, ए बी है, कड़ ए बी है। अब आपको ए बी की लंबाई तो ये 2l दिया ही है, तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए बी इन साइन थीटा, तिर्यक गुणा, अरे यार मैं ऊपर निकालता हूं। यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, बी, यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब, लंब क्या है यहाँ पे, लंब बटे कड़ है, लंब बटे कड़ होता है, जब तो जानते हो। यहाँ पे लंब क्या है, ये बीसी लंब है, बीसी हो जाएगा, कड़ क्या है यहाँ पे, ए बी है, तो यहां से बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बीसी का मान भाई, बीसी का वैल्यू 2l साइन थीटा हो जाएगा, यहां पे रख देना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2l साइन। अब हमें पता है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू बल के बीच की लंबवत दूरी होता है ना। बल यहाँ पे क्या है, टाउ, बल का मान क्या है यहाँ पे, क्यू ई हो जाएगा, है ना। ये तो निकल गया। लंबवत दूरी का वैल्यू क्या है, बी सी, जिसका मान 2l साइन थीटा है। अब देखो कुछ नहीं है, टाउ का वैल्यू क्या, यहाँ पे ई इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो भाई, हमें तो इतना दिखाई दे रहा है, ये क्यू इंटू 2l, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और हमने अभी अभी बताया क्यू इंटू 2l इज इक्वल टू क्या होता है, पी, भाई पी, पी वैद्युत द्रव्यमान P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस P का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, इस P का वैल्यू यहाँ पे रखोगे Q इंटू 2l में, तो ई पी साइन थीटा हो जाएगा, ई पी साइन थीटा। ई पी साइन थीटा हो जाएगा, या फिर टाउ इज इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा प्रूफ हो जाएगा, या फिर टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया आसानी से, सभी का कमेंट आ रहा भाई, हो गया कि नहीं प्रूफ। हमें कुछ नहीं करना था, बस हमें तो बल इंटू बल के बीच की दूरी लिखना था। बल के बीच की दूरी BC है और बल Q ही है, हमने तो निकाला यहाँ पे BC का वैल्यू 2l साइन थीटा था, हमें भी तो नहीं पता था, अचानक मुझे BC आया तो मैंने निकाला कि 2l साइन थीटा है, तो 2l। देखो बल कैसे पता, इनके बीच की दूरी ये है, देखो एक तो बल इस पे कार्य कर रहा है, दूसरा बल इस पे, बीच की दूरी 2l साइन थीटा ही होगा ना, हो जाएगा 2l साइन थीटा, प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से चैप्टर 1 के जितने भी डेरिवेशंस थे, हालांकि कुछ लोग प्राइवेट पब्लिकेशन वाले, है ना, कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन वाले कहेंगे कि सर ये तो चैप्टर 1 2 के हो गए, बिल्कुल सोच लो आप लोग, लेकिन एनसीईआरटी में पूरा एक ही चैप्टर में दिया है, सभी डेरिवेशन का हमने खात्मा कर दिया, खात्मा कर दिया पूरा डेरिवेशन। इसके बाद इसके बाहर कुछ नहीं आएगा डेरिवेशन। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग अपना दिमाग किसी और को देकर आते हैं, किसी और को देकर आते हैं ना, भाड़े पे क्या करोगे, मजबूरी है ना, पैसा कमाना है, कुछ मजे लेना है, तो दिमाग भाड़े पे देना पड़ता है,
वो कहेंगे सर यहाँ पे काश थीटा क्यों नहीं ले लिया, ये साइन थीटा या काश थीटा क्यों नहीं ले लिया आपने। मैं कहूंगा पगलेट थोड़ा दिमाग को यहाँ पे रखा कर, अगर मैं काश थीटा लेता तो काश थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, काश थीटा इज इक्वल टू होता आधार बटे कण, आधार बटे कण। पगलेट भाई आधार तो यहाँ पे AC हो जाएगा ना, AC बटे AB हो जाएगा ना, हमें तो लंबाई चाहिए BC की ना, तो हम AC बटे AB लेके क्या करेंगे, इसको खाना पिला खिलाएंगे क्या, हाँ खाना पिला खिलाएंगे क्या। कहानी तो वही हो जाती ना, शादी करो, शादी के साथ में वाइफ तो आएगी, पत्नी के साथ में उसका भाई आ जाए, छोटा भाई, उसके लाके क्या करोगे, खाना खिलाओगे और क्या करोगे, जिसको आना तो आएगा नहीं, जिसकी जरूरत है BC हो तो काश थीटा से आएगा, नहीं तो काश थीटा क्यों रखेंगे यहाँ पे। तो दिमाग को यहाँ पे रखा करो, है ना। दिमाग किसी को उधारे दे दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, फिर आप नहीं लगा पाओगे, है ना। आ गया समझ में सभी को। ये सभी डेरिवेशंस थे, मैंने 5-6 डेरिवेशन करा दिया है, लेकिन हाँ इसके बाहर एग्जाम में नहीं आए, इसके बाहर नहीं आए। हम शिखर बैच में जो पढ़ाते हैं, क्यों कि इसके बाहर ना आए। कोई भी एग्जाम ना कितना भी टफ पेपर बना ले, और इसके बाहर नहीं जाएगा डेरिवेशन का, जो मैंने यहां पे लिखा है सेम क्वेश्चन मिलेगा। आया समझ में बात सभी को। हाँ अब फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये पेज हो गया ना आप लोगों का, चलिए नेक्स्ट पेज करता हूं, इसे नोट कर लो आप। तो इस तरह से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है ना। और आप लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं, कर लीजिए, नोट कर लीजिए पहले। हो गया, ठीक है, नोट हो गया ना। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से आपका पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया चैप्टर 1 का। और हाँ मैं एक सभी से बात करना चाहता हूं, बेहतरीन तरीके से PDF के साथ में बढ़िया से क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी लोग ये शिखर बैच 2024 का जरूर ज्वाइन करिए। आपके ऑफलाइन में इतने बढ़िया कंटेंट नहीं मिलेगा कभी, इतना जान लो, मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है आप लोग बुक के लिए 1-1 हजार दे देते हो, क्लास के लिए कभी नहीं देने वाले हो तुम आप लोग। हाँ क्लास में जहां पे बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, पूरी तरीके से डेली लाइव क्लास दिया जा रहा है, लाइव डाउट क्लास दिया जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल। सबसे बड़ी बात कंप्लीट सिलेबस, थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ इसमें मिल रहा है आपको। इससे अलग आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, और इस पे आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो। अरे बुक लोगे 1000 रुपए का, उतने में तो आपको एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट बुक लोगे 2000 लग जाएगा, उतने में आपको तो पूरा सिलेबस का पूरी बुक मिल जाएगी, बुकलेट मिल जाएगी, और वो बुक से बढ़िया होगा। वो बुक तो हल्की मल्की होती है, उससे लाख गुना अच्छी बुक होगी, है ना। बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना लेट ना करे, ज्वाइन करे। मैं कह रहा हूं ना बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेज हो रही है, बहुत तेजी से पढ़ाया भी जा रहा है। सभी सब्जेक्ट की, एक नहीं एक सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट की बुकलेट मिलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश सभी से, ठीक है। देखो ये नंबर है 930 577 1375। एक बार इस पे कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, डेमो भी दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये नंबर, या फिर खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करेंगे, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको पूरी चीजें खुद आपको मिल जाएगी ना, वहां पे डेमो भी मिल जाएगा ऐप पे। या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, अल्फा इंस्टीट्यूट टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।